हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आज चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे कराया जाएगा ताकि धारा हमारा क्या हो, प्रवाहित हो सके। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कराने में कौन कौन सी चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंडक्टर की, गैस में, ठोस में, द्रव में कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कहाँ कहाँ कैसे फ्लो होगा। और इसकी पिछले कक्षाओं में हमने ये देखा था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के कितने किससे मिलकर बना होता है, जैसे अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो कि हमारी बेसिक क्लास थी वो धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड थोड़ा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमने बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि बाहरी कक्षा में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मूव करता रहता है। और हमने ये भी बताया था कि जो बाहरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स में ऊर्जा ज़्यादा होता है, और इसमें जो नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल कम होता है, ये हमने बताया था। तो अब क्या है कि जो ये नाभिकीय बल कम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुमराह करके भगा देंगे बाहर। जैसे घर से होता है ना, बच्चा थोड़ा सा नाभिकीय बल कम हो जाए, यानी उसमें इंटरेक्शन अपने घर वालों से कम हो जाए, तो उसको लोग गुमराह करके भगा देते हैं, अरे जाओ बाहर। तो ये क्या हम लोग करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी बाहर से देने पर क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी बाहर से देने पर ये क्या होगा, अपनी कक्षा को छोड़ के विस्थापित हो जाएगा और ये गति करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगी तो क्या होगा कि जो आवेश है वो गति करेगा, जो आवेश गति करेगा तो हमारा क्या होगा, धारा प्रवाह होगा। यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, यानी आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। यानी Q बराबर I बराबर जो हो जाएगा Q/T, यानी Q बराबर होगा Ne। अब हम जानते हैं कि जो Q है ये आवेश है, और आवेश किसके वजह से आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के गति की वजह से आ रहा है। सही बात। तो देखते हैं क्या होता है फिर, है ना। तो ये तो हमने बेसिक बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाभिक से दूर है और इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, नाभिकीय बल कम है। तो नाभिकीय बल कम होने की वजह से जब हम इसमें बाहर से कोई चीज़ देते हैं, कोई एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करता है कि अपनी कक्षा को छोड़ के वो गति करने लगता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इसका आवेश भी गति करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, किसी भी पदार्थ में बहुत सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से आवेश भी मूव करेगा। तो हम कहते हैं ना कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। ये बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं आवेश कैसे प्रवाह करते हैं। तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या है, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे के, एनालॉजी बना के हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग होगी यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी भी पदार्थ में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि पदार्थ हमारा कैसा है, जैसे कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तभी हम उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन का पता लगा पाएंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। चलिए, किसी भी पदार्थ में पहली बात तो अभी थोड़ा सा लिखना नहीं है, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रॉपर नोट्स करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, चलिए, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होता है। क्या होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होता है, लेकिन पहले कंडीशन ये जानना होगा कि वो कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि वो इंसुलेटर है, ये जानना पड़ेगा। इसके बाद ही हम बता पाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसी भी पदार्थ में, किसी भी ठोस पदार्थ में कह सकते हैं,
देखिए ऐसे पहले नोट नहीं करना है, पहले देखना है। किसी भी ठोस पदार्थ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसी के कारण हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तभी हमारा धारा प्रवाहित होगा। तो यानी अगर हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर किसी ठोस पदार्थ में है तभी हमारा वो प्रवाहित होगा, यानी तभी हमारा करंट फ्लो होगा। तो पहली बात ये लिखना है इसमें, किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होगा। पहली कंडीशन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होगा। सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। क्योंकि अगर हमारा कोई पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई चालक है और इसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से ना हो तो इसमें कोई करंट प्रवाह नहीं होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में होंगे, ठोस पदार्थ में होंगे, उसी में हमारा करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। तो पहली बात तो ये जानना है कि अगर किसी पदार्थ में, ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत धारा तभी प्रवाह होगा जब उसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सबसे बड़ा रोल तो यहाँ होता है कि अगर किसी पदार्थ में यानी किसी ठोस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी हमारा धारा प्रवाहित होगा। सही बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए क्या है, इसको नोट करते चलिएगा या पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। दूसरी बात, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो ठोस में क्या होता है, देखिए ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण। ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में, जैसे विद्युत अपघट्ट का मतलब जैसे बैटरी होता है, तो बैटरी में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है, उसमें आयंस के कारण होता है। जो उस पर आयंस होते हैं, आयन के कारण ही हमारा प्रवाह होता है, किसमें, विद्युत अपघट्ट में। तो इसलिए हमने कहा कि ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह यानी ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण, आयन के द्वारा होता है। पहली बात तो ये भी जानना है कि जो ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और जबकि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विद्युत अपघट्ट में, किसमें, विद्युत अपघट्ट में आयन के द्वारा जो धारा प्रवाह किया जाता है, यानी क्वेश्चन में पूछेगा कि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आयन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, किसके द्वारा। तो आप लोग हमेशा टिक लगाएंगे आयन के द्वारा। आयन के द्वारा विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाह किया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी पदार्थ में जो परमाणु होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बंधे होते हैं, तो उसको फ्री करने के लिए हमें एनर्जी देने की पड़ेगी बाहर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी ठोस पदार्थ के परमाणु में किसी ठोस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। अतः थोड़ी सी एनर्जी देने पे, यानी बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देने पे वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दीर्घवृत्ताकार में परमाणु में, वो क्या करेगा, मुक्त हो जाएगा। और जब मुक्त हो जाएगा उसके कारण हमारा धारा प्रवाह होने लगेगा। तो यानी किसी तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा यानी कक्षा में घूमता रहता है, अतः इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को, यानी इस इलेक्ट्रॉन को अतः बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देने पर, थोड़ी सी ऊर्जा देने पर वह मुक्त हो जाता है और धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। नोट करिए इस चीज को कि किसी भी ठोस पदार्थ में परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मूव करता है, यानी घूमता रहता है। अतः बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा देने पर वह मुक्त हो जाता है और धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। यानी जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उसको फिर, यानी जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स है वो कम ऊर्जा उसके पास होता है ना, नाभिकीय बल उसके पास कम लगता है। तो जैसे थोड़ा सा एनर्जी देंगे वो अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलता है और धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। इसको नोट करिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे तो हमारा धारा प्रवाह होगा। तो अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होंगी उसको हम लोग देखते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाह मान लीजिए होने लगा, तो धारा प्रवाह होने की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्योंकि क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो विद्युत फील्ड, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगा और वोल्टेज भी आएगा। इन सब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि ये हमारा अगर कोई चालक है, ठीक है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये हमारा चालक है। यहाँ से हम कोई बाहरी एनर्जी दिए, यानी मान लीजिए यहाँ से एनर्जी दिए, हम भी वोल्ट का स्रोत लगाएं, यहाँ से वोल्टेज दिए और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये दिशा में गति करने लगेगा। ये दिशा में गति कर रहा है, इस तरह से इधर गति करने लगेगा। अब ये वोल्टेज जैसे ही देंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा भी, यहाँ का जो वोल्टेज होगा भी, दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे है VA और यहाँ पे जो बिंदु है ये VB।
तो जैसे हम क्या करेंगे, विभवांतर देंगे। देखिए धारा तभी प्रवाह होगा जब हमारा विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा। हमने बताया भी था कि जो वोल्टेज है उसके वजह से करंट होगा, यानी अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक हम वोल्टेज विभवांतर यानी वोल्टेज डिफरेंस नहीं देंगे तब तक हमारा धारा प्रवाह ही नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज अगर VA है, यहाँ का वोल्टेज अगर VB है, तो अगर यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है, ये वोल्टेज अगर ज़्यादा है, यानी हम कहेंगे VA ग्रेटर देन VB, VA ग्रेटर देन VB, तो उस दिशा में यहाँ से, जैसे समझिए एक बात को, मान लीजिए कोई पाइप है, यहाँ से पानी को जाना है यहाँ तक, तो अब बताइए प्रेशर कहाँ से ज़्यादा लगेगा। प्रेशर यहाँ लगाएंगे तो पानी इस दिशा में फ्लो होगा और पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा पाइप से, सही है। तो अगर यहाँ का प्रेशर बराबर हो, यहाँ का प्रेशर बराबर हो, तो क्या धारा प्रवाह यानी पानी फ्लो होगा? नहीं होगा, पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही नहीं। या तो यहाँ का हमारा प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए पानी का, या तो यहाँ का ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों जगह का जो प्रेशर है पानी का, अगर वो बराबर है तो उसमें पानी नहीं फ्लो होगा, अगर एक ज़्यादा एक कम है तो उस तरह से फ्लो होगा। तो इसी तरह क्या होता है कि जो वोल्टेज है यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों पॉइंटों के विभव अगर कम ज़्यादा नहीं हुए तो ये धारा हमारा क्या होगा? फ्लो नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लेते हैं ये पानी की तरह है ना, इलेक्ट्रॉन है, वाटर है, तो इसको हमें फ्लो कराना है। तो ये विभवांतर दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, यानी जो सॉरी ये विभव और ये विभव अलग अलग होना चाहिए। तो हमने यहाँ मान लिया है कि VA ग्रेटर देन VB। अच्छा, VA ग्रेटर देन VB है तो ये VA हमारा ज़्यादा है, ये VB हमारा कम है, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक प्रेशर लगेगा कहाँ से? इस दिशा से इस दिशा की तरफ, है ना। तो यानी A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी प्रेशर लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, आगे कुछ जो डिवाइस लगी है उसमें प्रवाहित होने लगेगा। तो इसी आवेश की वजह से जो धारा प्रवाहित होगा, यानी हम कहेंगे कि I बराबर Q/T। ठीक, तो ये हमारा जो है यहाँ से हमारा धारा प्रवाहित होगा। लेकिन अभी लिखना नहीं है, देखिए समझना है कि जब ये धारा प्रवाहित होगा तो इसकी वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर ये फ्लो होगा तो इसमें आगे पीछे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है हमें, इसके बारे में वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या है? धारा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो गया है, इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है, तो अब हम वोल्टेज, वैद्युत विभव और ये वैद्युत क्षेत्र के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं कि इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का हमारा प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, पहले ये भी तो जान लें। तो अब हम लोग देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ कहाँ है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो हम पहले पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम करेंगे यहाँ पे, पदार्थ का वर्गीकरण, सही है। तो पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ हमने देखा है कि 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से पदार्थ 3 प्रकार के होंगे? वो पहला होगा, दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो पदार्थ का वर्गीकरण करते समय ध्यान देंगे, तो जो पहला पदार्थ है, ठीक है, वो क्या होगा? चालक, चालक। अभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा। दूसरा क्या होगा? अर्धचालक। तीसरा क्या होगा? कुचालक। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले जो चालक है, चालक को इंग्लिश से बोलते हैं कंडक्टर। ये क्या है चालक? सेमीकंडक्टर। ये क्या है? इंसुलेटर। सही है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हमने बताया कि अगर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो किन किन जगहों पे है।
इसको देखना पड़ेगा। इसलिए हमने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो होगा कंडक्टर में होगा, सेमीकंडक्टर में होगा, कुचालक में होगा, किस में होगा। तो पहले हमें पदार्थ के बारे में जानना पड़ेगा। तो पदार्थ हमारा जो है 3 प्रकार के होंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो इसमें पहला हेडिंग डालिए कंडक्टर यानी चालक। तो पहला हेडिंग आप बनाएंगे यहाँ पे चालक। इसके बाद जब हमारा इन सब में पता चल जाएगा, अच्छा कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करंट किस में, तो अब इसके बाद जो है तभी हम देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में कितना लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है। वो तो बात की बात है, पहले ये तो जान लें कि इलेक्ट्रॉन मुक्त जो है वो फ्लो कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि चालक क्या होते हैं, फिर अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।